हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। इसमें आज हम करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किसे अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया है। और दोस्तों बात करें हिलाल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है। इसे किसे सम्मानित किया गया है इससे? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल गेट्स को इससे सम्मानित किया गया है। हिलाल पाकिस्तान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है हिलाल पाकिस्तान, जिसे बिल गेट्स जी को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बिल गेट्स जी ने पाकिस्तान में पोलियो को हटाने के लिए अपना योगदान दिया था, तो इसी कार्य के लिए इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों बिल गेट्स की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हो जाते हैं। दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1975 में हुई थी। आइए जानते हैं डिटेल में। अगर दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो इसकी स्टैब्लिशमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दोस्तों कौन है? तो सत्या नडेला जी, जो कि भारत के हैं। ये प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के सम्मान की सर्वोच्च नागरिक अवार्ड की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। अब बात करें दोस्तों ये निशान पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। याद रखिएगा पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है निशान पाकिस्तान। इस ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों निशान पाकिस्तान हो जाता है। और इसको पाने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया। तो दोस्तों 1990 में मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। याद रखिएगा ये भारतीय प्रधानमंत्री हो जाते हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हो जाते हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। किसे? दोस्तों 1990 में मोरारजी देसाई जी को। याद रखिएगा। अगर दोस्तों और 2020 में भी सैयद अली शाह गिलानी जी को भी दिया गया था। याद रखिएगा सैयद अली शाह गिलानी को भी 2020 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और ये जम्मू कश्मीर के थे। याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे। याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में भूटान का नागरिक सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रधानमंत्री जी को मिला है हाल ही में? तो नगदक पेल जी खोरलो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी को नगदक पेल जी खोरलो ये कहाँ का नागरिक सम्मान प्राप्त किया गया है? तो ये भूटान का हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो नगदक पेल जी खोरलो। और दोस्तों बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की तो जो कि भारत रत्न हो जाता है। याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न हो जाता है। ये पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर बात करें पहले विदेशी ये कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाता है? तो दोस्तों ये अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में। याद रखिएगा 1987 में गफ्फार खान को दिया गया था। ये पहले विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया? अगर दोस्तों बात करें मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये अभियान है किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। याद रखिएगा ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसमें डिटेल की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो दोस्तों ये कब लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा ये कब लॉन्च की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 18 फरवरी 2016 को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आपसे पूछ भी सकता है कि कहाँ पे लॉन्च की गई? दोस्तों याद रखिएगा सीहोर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो सीहोर मध्य प्रदेश में इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें अगर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च की गई है योजना?
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। दोस्तों एक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना लॉन्च की गई। याद रखिएगा ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा किस मंत्रालय के द्वारा, तो दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई। अगर आपसे पूछता है किस योजना के तहत लॉन्च की गई, तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च की गई है। और मंत्रालय की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों इस योजना का अभियान का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका योजना जो लॉन्च की गई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान। याद रखिएगा आपसे एग्जाम में उद्देश्य भी पूछता है, मंत्रालय भी पूछता है और किस योजना के तहत, ये सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन पॉइंट्सों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन द्वारा द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर दोस्तों बात करें भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं रोड मैप पर, तो दोस्तों ये फ्रांस के साथ किए हैं। याद रखिएगा भारत ने फ्रांस के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन द्वारा द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों बात करें किस किस के बीच वार्ता हुई है, तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और फ्रांस के विदेश मंत्री हो जाते जीन येवेस ले ड्रियन, इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ शुरुआत हुई है। याद रखिएगा इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ इसकी शुरुआत हुई है। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि फ्रांस के विदेश मंत्री और किसके साथ हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये भारत के विदेश मंत्री हो जाते एस जयशंकर और ये फ्रांस के विदेश मंत्री हो जाते जीन येवेस ले ड्रियन। इन्हीं दोनों लोगों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ इसकी शुरुआत हुई है। याद रखिएगा। है दोस्तों फ्रांस की बात करें, दोस्तों फ्रांस की कैपिटल, तो ये भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स हो जाते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल दोस्तों क्या हो जाती है, पेरिस। याद रखिएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के, तो जीन कैस्टेक्स ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं फ्रांस के। राष्ट्रपति की बात करें तो एमेनुअल मैक्रोन ये राष्ट्रपति हो जाते हैं फ्रांस के। और दोस्तों फ्रांस और भारत के साथ अभी हाल ही में एक्सरसाइजें भी हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको भी याद रखिएगा। अगर एक्सरसाइजों की बात करें तो एक्सरसाइज ये शक्ति एक्सरसाइज हो जाती है जो किन देशों के बीच है, तो दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच में। अगर वरुण की बात करें दोस्तों वरुण भी फ्रांस और भारत के बीच की दो एक्सरसाइज हो जाती है, गरुण भी। और दोस्तों डिजर्ट एक्सनाइट ये 2021 में पहली बार की गई है। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डिजर्ट एक्सनाइट पूछता है तो ये एयरफोर्स की हो जाती है और ये किन दो देशों के बीच हुई है, और ये दोस्तों हाल ही में 2021 में भी पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है फ्रांस और भारत के बीच। याद रखिएगा डिजर्ट एक्सनाइट ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों अगर फ्रांस की बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाता है जो कि फ्रांस में है, कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम बताइएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अपना दिवस की ये किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में 21 जनवरी को MMT मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का भी स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 21 जनवरी को। और दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की तो 24 जून को मनाया गया हाल ही में। और दोस्तों 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया गया स्थापना दिवस। दोस्तों याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ये भी याद रखिएगा, आपसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का दर्जा भी पूछ लेता है किस सन में मिला। दोस्तों याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। और उसके बाद राज्य का दर्जा दोस्तों कब मिला, तो 20 फरवरी 1987 को। याद रखिएगा 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में सबको डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाती है। दोस्तों आपके एग्जाम में टोटल डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है स्टेट से। तो दोस्तों अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें राज्यपाल की, प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा
जी ये राज्यपाल हो जाते हैं। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 60 सीटें हो जाती है विधानसभा की, और लोकसभा की 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, और राज्यसभा की 1 सीट है। अब दोस्तों आगे बात करें मिजोरम की, तो दोस्तों मिजोरम को 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। याद रखिएगा 1972 में, कब? 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और राज्य का दर्जा दोस्तों 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। और मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाती है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कितने मिजोरम में? तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा ये भी। और राज्यपाल की बात करें प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो कुंभापति हरिबाबू जी ये राज्यपाल हो जाते हैं मिजोरम के। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री तो जोरमथंगा जी ये वहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की 40 सीटें और लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हो जाती है मिजोरम स्टेट में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया है? दोस्तों ऐसा भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने वाला ऐसा कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये झारखंड हो जाता है, ऑप्शन सी। झारखंड राज्य ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया है, याद रखिएगा। दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची हो जाती है। और राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में झारखंड के? तो रमेश बैस ये राज्यपाल हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में झारखंड के। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन ये झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 81 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, और लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं, याद रखिएगा। ये दोस्तों स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इन सभी पॉइंटों को हम इस वीडियो में हर वीडियो में कवर करते हैं कि ताकि आपको अलग से कुछ भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो अलग से ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों इसमें हम सबको डिटेल से कवर करते हुए चलते हैं हर वीडियो में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? और दोस्तों बात करें सुरजीत सेन गुप्ता ये हाल ही में इनका निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित थे। किस खेल से? तो दोस्तों फुटबॉल से। अगर पूछता है ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कहाँ से? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। राज्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, उनसे संबंधित राज्य भी पूछ लेता और क्षेत्र भी पूछ लेता। तो याद रखिएगा सुरजीत सेन गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे फुटबॉल के प्लेयर हो जाते हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी थीम की बात करें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके एग्जाम में उस डेट से रिलेटेड थीम भी पूछ लेता है। तो दोस्तों थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2022 की थीम क्या थी? तो टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग ये थीम हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व पेंगुलिन दिवस की यह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 19 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को। और दोस्तों याद रखिएगा यह 19 फरवरी को नहीं, ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो अब की बार फरवरी का तीसरा शनिवार 19 को पड़ा तो यह 19 को मनाया गया। याद रखिएगा ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाई जाती है विश्व पेंगुलिन दिवस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनिका बत्रा को किसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों बात करें मनिका बत्रा की ये किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनिका बत्रा जी को शामिल किया गया। अगर दोस्तों मनिका बत्रा की बात करें तो ये टेबल टेनिस की प्लेयर हो जाती है। याद रखिएगा टेबल टेनिस की प्लेयर हो जाती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस की प्लेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर दोस्तों बात करें आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा जी अशोक कुमार जी को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात करें जी अशोक कुमार जी तो इन्हें दोस्तों डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया था मिशन क्लीन गंगा के। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें अतिरिक्त और किसका नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें डायरेक्टर जनरल किसका बनाया गया था? तो मिशन क्लीन गंगा का और आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक। और दोस्तों याद रखिएगा कि मिशन क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया था। अगर दोस्तों बात करें विनीत जोशी जी की तो इन्हें सीबीएसई के नवी चेयरमैन बनाया गया। याद रखिएगा सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया विनीत जोशी को। अगर दोस्तों बात करें एस
दोस्तों तो इन्हें एसएससी के चेयरमैन बनाया गया, याद रखिएगा एसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश विश्व की शीर्ष रैंकिंग T20 टीम बन गई है। दोस्तों ये आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग पे कौन सा देश बन गया है, तो दोस्तों भारत ये T20 रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई। याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ को हराकर इंडिया ने अपना T20 रैंकिंग नंबर 1 पे पहुंच गई, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें T20 रैंकिंग दूसरे नंबर पे कौन है, तो दोस्तों इंग्लैंड दूसरे नंबर पे हो जाती है, याद रखिएगा इंग्लैंड दूसरे नंबर पे आ जाती है। और तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पर पाकिस्तान हो जाती है, याद रखिएगा पाकिस्तान। दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। पहले पे भारत है T20 रैंकिंग में, और दूसरे पे इंग्लैंड है, और तीसरे पे पाकिस्तान हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1909 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है आईसीसी का फुल फॉर्म, तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका एक फुल फॉर्म हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों यूएई में हो जाता है। और चेयरमैन कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के, दोस्तों ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड देश के, याद रखिएगा ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हो जाते हैं। अगर सीईओ की बात करें प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो जियोफ एलार्डिस जो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के चेयरमैन सीईओ हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के साथ केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने असम राइफल्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये थे आज 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब दोस्तों कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं पुराने करंट अफेयर्स के। अगर दोस्तों बात करें भारत में नए हस्ताक्षरित व्यापार सौदे के तहत किस देश ने विदेश में पहला आईआईटी स्थापित करेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ये यूआई हो जाएगा जो विदेश में पहला अपना आईआईटी स्थापित करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये रिवीजन करते पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से दोस्तों, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि 2023 है, इसका स्थान ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों ये मुंबई में। और दोस्तों ये भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की प्रतिनिधि कौन होंगी, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो दोस्तों नीता अंबानी होंगी। दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें आईओसी की, तो इसका गठन 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। इसका गठन 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में हुआ। अगर मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष तो थॉमस वॉच इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये असम सरकार ने ऐसा किया है, प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करने के लिए घोषणा की है। दोस्तों ये छात्रों को कौशल बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई, तो किस राज्य के द्वारा, तो असम के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। तो अब असम की अगर बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है असम के, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में असम के। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। और विधानसभा की टोटल 126 सीटें हो जाती हैं। और राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं। और दोस्तों असम में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो याद रखिएगा 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आपसे पूछता है कि 34वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है असम का, तो बजाली ये 34वां डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और दोस्तों असम का सबसे बड़ा शहर, ये सबसे बड़ा शहर हो जाता है गुवाहाटी, जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है, याद रखिएगा गुवाहाटी जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने। दोस्तों यह बात करें ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हो जाते हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाए हैं। दोस्तों ये साकिबुल गनी हो जाते हैं, याद रखिएगा साकिबुल गनी जो कि रणजी टीम, बिहार के रणजी टीम के प्लेयर हो जाते हैं साकिबुल गनी, याद रखिएगा। और इन्होंने मिजोरम के खिलाफ ये अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी की बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने, याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये लार्ज बैंक सेगमेंट हो जाता है। दोस्तों IBI में ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार देते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के
पुरस्कारों की, तो ये दोस्तों लार्ज बैंक सेगमेंट में बीओबी को दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगर स्मॉल सेगमेंट आपसे पूछता है बैंक सेगमेंट, तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक हो जाती है। अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो दोस्तों फॉरेन बैंक सिटी बैंक को दिया गया है, और रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक की तो बड़ौदा राजस्थान बैंक को, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल के तहत किसे दिया गया है, तो दोस्तों लार्ज बैंक में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्मॉल बैंक तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक को, और रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो ये भी बड़ौदा राजस्थान को दिया गया। और दोस्तों अब बात करें सर्वोत्तम भुगतान पहल, तो ये पब्लिक सेक्टर की बैंकों में एसबीआई को दिया गया और प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक को। और दोस्तों अगर बात करें आईबीए का तो इसका गठन 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। 1946 में आईबीए का इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो 1946 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, और अध्यक्ष कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो राज किरण राय जी। और दोस्तों ये राज किरण राय जी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ भी हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और दोस्तों बात करें नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक की, तो ये प्रियम गांधी मोदी जी हो जाते हैं, याद रखिएगा। प्रियम गांधी मोदी जी इसके राइटर हो जाते हैं। और दोस्तों इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और मनसुख मंडाविया जी किस मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपसे भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो दोस्तों ये 21 फरवरी को मनाया गया, याद रखिएगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में 2022 की थीम पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती। थीम क्या थी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, तो दोस्तों याद रखिएगा बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये 2022 की थीम हो जाती है। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत पहली बार कब हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा 2000 में ये पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों इसकी यूनेस्को की ओर से 17 नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन सम्मेलन में घोषणा की गई थी इसकी, याद रखिएगा। और पहली बार 2000 में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों रवीश तिवारी जी जिनका हाल ही में निधन हुए हैं वे एक पत्रकार थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। दोस्तों ये माली से सैन्य वापसी की घोषणा किसने की 9 साल बाद, तो दोस्तों फ्रांस ने। और इसमें डिटेल की बात करें दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोग ने 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे, याद रखिएगा। फ्रांस ने पहली बार ये कब किया था दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा 2013 में फ्रांस ने पहली बार समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांदे ने के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिक तैनात किए थे, याद रखिएगा। और दोस्तों इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से हटाकर नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ पुराने करंट अफेयर्स जिनका भी रिवीजन किया गया है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन आप सभी को कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।